everyone, very warm welcome to Baby Code Free IELTS classes. I am Tanu Virmani here, an IDP certified trainer and a TEFL TESOL certified trainer too. So let's talk about our live session 10 जिसका topic है strategies for summary completion, diagram completion and notes completion. So we are going to cover our last topic of completion task. हम last task कर रहे हैं आज जिसमें मैं summary की स्ट्रैटेजीज आपको डायग्राम कॉम्प्लेशन कैसे अटेम्प्ट करते हैं और नोट्स कॉम्प्लेशन कैसे अटेम्प्ट करते हैं डिस्कस करने वाले राइट बट उसकी प्रैक्टिस के लिए व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डाउनलोड आवर एकेडमिक एंड जनरल मॉक टेस्ट आप रोज का एक टेस्ट डाउनलोड कर सकते हैं बट अगर आपको अनलिमिटेड टेस्ट चाहिए सो यू कैन बाय आवर मेंबरशिप आप मेंबरशिप ले सकते हैं टेस्ट बहुत अच्छे इजीली अवेलेबल फॉर्मेट में है पीडीएफ फॉर्मेट जिसे आप क्या कर सकते हैं प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं और आप रेगुलरली क्या कर सकते हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं राइट सो मूविंग फॉरवर्ड आगे बात करते हैं स्ट्रैटेजीज के बारे में और सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं समरी कॉम्प्लेशन क्या होता है सो व्हाट हैपेंस इन समरी कॉम्प्लेशन इज कि आपको क्या दिया जाता है एक समरी दी जाती है पैसेज की यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उस समरी में आपको क्या कन्वे किया जा रहा है राइट और समरी कॉम्प्लेशन क्या होता है बेसिकली आपकी एबिलिटी को चेक किया जाता है कि आपने जो पैसेज पढ़ा है आर यू एबल टू अंडरस्टैंड इट और नॉट आपको उसका मेन आइडिया समझ आया या नहीं आया राइट जो समरी कॉम्प्लेशन होता है ये वन पार्ट ऑफ द टेक्स्ट में होता है ये पूरे टेक्स्ट से नहीं होता इट कैन बी फ्रॉम द बिगिनिंग इट कैन बी फ्रॉम द एंड ऑल्सो सो इस क्वेश्चन टाइप में आपको क्या मिलता है इनकम्प्लीट समरी मिलती है आपको क्या मिलेगी एक समरी और उसमें क्या होंगे मिसिंग वर्ड्स होंगे गैप्स होंगे और ये समरी आपको टू टाइप्स में मिलती है देयर आर टू वेरिएशंस इधर आपको क्या करना होता है जो आपके मिसिंग वर्ड्स हैं उन मिसिंग वर्ड्स को आप टेक्स्ट में से फाइंड करोगे और लिखोगे जैसे हम सेंटेंस कॉम्प्लेशन के लिए क्या करते हैं पैसेज में से वर्ड लिखते हैं सेम राइट या फिर आपको होता है कि आपको क्या करना है लिस्ट ऑफ वर्ड्स दिए होते हैं उसमें से आपको आंसर सिलेक्ट करके लिखना है सो समरी कॉम्प्लेशन इज ऑफ टू टाइप्स की समरी होती है either you have to select words directly from the text या तो आपको डायरेक्टली आपके पैसेज में से वर्ड उठा के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग अपने आंसर को लिखना है या फिर सेकंड होता है कि आपको लिस्ट मिली है एक बॉक्स मिला है जिसमें आपको क्या दिए होते हैं वर्ड्स दिए होते हैं सो वो बेसिकली क्या होते हैं वो सिनोनिम्स होते हैं जो आप टेक्स्ट में से वर्ड ढूंढते हो उसका सिनोनिम आपको दिया होता है और आपको क्या करना होता है उसको डायरेक्टली पहले टेक्स्ट में से देखो और टेक्स्ट का सिनोनिम चेक करो और उस लिस्ट में से क्या करो फोकस करो और आंसर को मार्क करो राइट तो आज मैं सेकंड टाइप की बात करने वाली हूँ यहाँ पे क्योंकि जो टेक्स्ट में दिया होता है वो तो आप बहुत इजीली फाइंड कर लेते हो लेकिन जो आपको लिस्ट ऑफ बॉक्स में दिया होता है उसमें से आंसर सेलेक्ट करना कभी कभी आप लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है राइट तो आज मैं वो सेकंड वाला टास्क आपको कराने वाली हूँ कि कैसे आपको पहले आंसर को टेक्स्ट में देखना है और फिर आपको अपने लिस्ट ऑफ बॉक्सेस में देखना है कि कौन सा आंसर जो है उसका सिनोनिम प्रेजेंट है राइट तो लेट्स लुक एट दिस हम एक रीडिंग पैसेज करने वाले हैं और चेक करने वाले हैं कि कैसे हम स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करेंगे और क्या करेंगे अपने आंसर को फाइंड आउट करेंगे सो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया कि आपको इनकम्प्लीट समरी मिलेगी टेक्स्ट मिलेगा आपको एक पैसेज मिलेगा और एक आपको बॉक्स मिलेगा जिसमें क्या होंगे फ्रेजेस होंगे वर्ड्स होंगे ठीक है आपको क्या करना है मिसिंग गैप्स को फिल करना है सो व्हाट यू विल डू इज यू नीड टू अप्लाई योर रीडिंग स्किल्स जैसे कि आपको स्किमिंग और स्कैनिंग दोनों को अप्लाई करना है मेक श्योर यू आइडेंटिफाई द टेक्स्ट यू नीड टू रीड एंड यू शुड अंडरस्टैंड द मेन आइडिया ऑल्सो आपको अंडरस्टैंड करना है समझना बहुत जरूरी है कि मेन आइडिया क्या है समरी आपसे क्या कन्वे कर रही है और तब आपको क्या करना है करेक्ट वर्ड्स चूज करने हैं आपको अपनी ओन वोकैबुलरी भी थोड़ी यहाँ पे अप्लाई करनी है बिकॉज अगर आपको वोकैबुलरी की नॉलेज नहीं है तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि कौन सा इसका सिनोनिम है राइट सो आपको पता होना चाहिए आइडेंटिफाई करना आना चाहिए वोकैबुलरी को भी नाउन्स कौन से हैं वर्ब कौन से हैं एडजेक्टिव क्या दिया है एडवर्ब क्या दिया है यू शुड बी अवेयर ऑफ नाउ लेट्स लुक एट दिस पैसेज ये पैसेज मेरी स्क्रीन पर है दिस मार्वेलस इन्वेंशन
ठीक है, पैसेज को हम बाद में रीड करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस को चेक करेंगे. सो कंप्लीट अ समरी यूजिंग लिस्ट ऑफ वर्ड्स. आपको लिस्ट ऑफ वर्ड्स दी हैं A to G और आपको राइट द करेक्ट लेटर लिखना है A to G इन द बॉक्सेस 1 to 4 ऑन योर आंसर शीट. ठीक है, आपको 1 to 4 ये 4 क्वेश्चंस दिए हैं. क्वेश्चन सेज द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज के ऊपर ये समरी है आपकी. Read the summary with me. The wheel is one invention that has made a major impact on. अब आपको ब्लैंक मिला यहाँ पे. अब ब्लैंक में जो वर्ड आएगा वो वर्ड आपको कहाँ से चूज करना है, A to G में से चूज करना है. लेकिन आपको पता कैसे लगेगा कि यहाँ पे कौन सा करेक्ट वर्ड आएगा, जब आप अपने पैसेज को रीड करोगे. पैसेज में जब आप जो वर्ड को फाइंड करोगे उस वर्ड का सिनोनिम आपको यहाँ A to G में गिवन है. सिमिलर वर्ड आपको गिवन है, तो आपको क्या करना है, वो सिमिलर वर्ड यहाँ से चूज करके लिखना है. सो अल्टीमेटली आपको टेक्स्ट को रीड करना है. टेक्स्ट को रीड करके आपको अपने आंसर को फाइंड करना है. आंसर को फाइंड करके यहाँ पे अपने बॉक्स में ऑप्शन को चेक करना है कि उसका सिमिलर मीनिंग कौन सा है. राइट, सो क्विकली आप इसको रीड करिए. आई एम ऑल्सो रीडिंग अलॉन्ग विद यू. The wheel is one invention that has made a major impact on dash aspects of life, but no impact has been as dash as that of language. Language is very dash, yet composed of just a small number of sounds. Language appears to be dash to use, however, its sophistication is often overlooked. Now, once you are done with your reading part, make sure कि जो हमारी summary होती है वो एक पार्ट में से ली गई होती है टेक्स्ट की. उसके लिए आपको पूरा पैसेज अप एंड डाउन रीड नहीं करना होता, बट आपको मेक श्योर करना है कि जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है समरी का वो आप चेक करो कि पैसेज में वो कहाँ गिवन है. इफ यू आर एबल टू लोकेट विद योर कीवर्ड्स, अगर आप उसको लोकेट कर पाते हो, यू विल वेरी इजीली वेरी क्विकली गेट योर आंसर्स करेक्ट. नाउ व्हाट वील डू इज वील लुक एट टू स्ट्रैटेजीज. हम 2 स्ट्रैटेजीज की बात करने वाले हैं. First strategy is read the question first and the second one is read the text for the main idea. ये 2 strategies आपको implement करनी है. कैसे हम इसको implement करेंगे, we'll be looking in the next slide. First one, अब सबसे पहला आपको क्या करना है, you have to read the question first. Very first thing, remember कि summary क्या होती है, short होती है. सो आप उसको क्विकली क्या कर सकते हो, रीड करते हो, बट आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे फोकस करना है जब भी आप क्वेश्चंस को क्या करोगे, रीड करोगे. सो एज यू रीड फॉर द फर्स्ट टाइम आप क्या करोगे, यू विल बी एबल टू फॉर्म एन इनकम्प्लीट समरी इन योर हेड बिफोर लुकिंग एट द टेक्स्ट. टेक्स्ट को देखने से पहले आपको क्या करना है, अपने माइंड में एक इनकम्प्लीट समरी बना लेनी है कि क्या गिवन है मुझे. राइट, पे अटेंशन टू द हेडिंग. आपको हेडिंग क्या दी है, द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज. Understanding that the summary will be about how important language is. इसका मतलब क्या है कि आपको क्या दिया हुआ है, लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया हुआ है. जैसे जैसे आप समरी को रीड करोगे, अंडरलाइन करो, सर्कल करो अपने इंपॉर्टेंट वर्ड्स को. जैसे कि कौन कौन से वर्ड्स, व्हील, इन्वेंशन, मेजर इम्पैक्ट, कंपोज, स्मॉल नंबर ऑफ साउंड, सोफिस्टिकेशन, ओवरलुक. जो भी हमारे क्वेश्चंस में यहाँ पे थे, हम उनको सबको क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे. राइट, once you underline, pay attention to the missing words. उन missing words पे attention, you have to be little attentive जब आप उसे रीड कर रहे हो, और सोचना स्टार्ट कर दो कि कौन से वर्ड ग्रुप्स जो है यहाँ पे फिट हो सकते हैं इन ब्लैंक्स में. फॉर एग्जाम्पल, जो फर्स्ट गैप है आपका, उसमें वर्ड क्या हो सकता है, एक एडजेक्टिव हो सकता है, डिस्क्राइबिंग एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट वाला क्या है, the wheel is one invention that has a major impact on dash aspects of life. So उसका कैसा impact है, so it can be an adjective. तो आपने क्या करा, एक prediction भी करा कि यहाँ पे आंसर मेरा क्या हो सकता है. थर्ड गैप देखो, थर्ड गैप में लिखा है लैंग्वेज इज वेरी डैश. तो वहां पे क्या हो सकता है, एक वर्ड है जो क्या डिस्क्राइब करने वाला है कि लैंग्वेज का रिलेशन क्या है मेन आइडिया से. राइट, सो लैंग्वेज का कुछ रिलेशन है, उस मेन आइडिया को आपको क्या करना है, सर्च आउट करना है. राइट, नेक्स्ट इज फोकस ऑन लिंकिंग वर्ड्स. लिंकिंग वर्ड्स पे फोकस करो, एडवर्ब्स, कॉन्जक्शंस. ये क्या है, ये आपको एक इंट्रोड्यूस करते हैं कि यहाँ पे कोई रीजन हो सकता है, कोई कॉन्ट्रास्ट हो सकता है. राइट,
कंपैरिजन क्या हो रहा है, जैसे कि बट, येट, हाउएवर, सो यू आर यूजिंग दीज वर्ड्स फॉर कंपैरिजन. देन लुक एट द लिस्ट ऑफ वर्ड्स. उसके बाद आप क्या करोगे, अपने लिस्ट ऑफ वर्ड्स को देखोगे, वहां पे आपको 7 वर्ड्स दिए हैं, बट आपके पास सिर्फ 4 गैप्स है फिल करने के लिए, राइट. सो यू विल सी, what you will see is, you will see that the type should fit each gap. आप क्या करोगे, आप ये चेक करोगे कि वर्ड्स इन द बॉक्स आर मेनली क्या हैं, वो वर्ड्स क्या दिए हैं आपको, नाउन्स दिए हैं, एडवर्ब्स दिए हैं, एडजेक्टिव्स दिए हैं. तो यू विल सी कि बॉक्स क्या है, सारे बॉक्स में जितने भी वर्ड्स हैं वो क्या है, सारे एडजेक्टिव्स हैं. सो लुक एट द समरी अगेन, थिंक ऑफ व्हाट वर्ड शुड फिट, कि कौन सा वर्ड वहां पे फिट होता है. ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो है आपका सेंटेंस का, वो भी आपको हेल्प करेगा इस चीज में. फॉर एग्जाम्पल, आपको जो क्वेश्चन दिया है सेकेंड वाला, no impact has been as dash as that of the language. So यहाँ पे आपको क्या करना है, use an adjective here, right? So question number 1, 2, 3, 4 सब में क्या है, एक adjective आएगा. फर्स्ट में एक adjective describe कर रहा है आपका impact on aspects of life. Second adjective describe कर रहा है impact of language. Third is describing impact, an adjective describing the feature of language, and the fourth one is describing how language appears to us, right? So mostly are the adjectives. Now second task come here is, जब आपको टेक्स्ट को रीड करना है अपने मेन आइडिया के लिए. अब आपने क्वेश्चंस को स्टडी कर लिया, आपने इनकम्प्लीट समरी भी देख ली कि आपको इनकम्प्लीट समरी क्या दिया. अब आपको स्किम करना है अपने टेक्स्ट को, फोकस करना है अपनी की इंफॉर्मेशन को, अपने वर्ड्स को जो आपने अंडरलाइन करे हैं, जैसे कि व्हील, इन्वेंशन, मेजर, इम्पैक्ट, कॉम्पोज, स्मॉल नंबर ऑफ साउंड्स, सोफिस्टिकेशन एंड ओवरलुक. अब आप इनसे क्या करोगे, अपने टेक्स्ट को रीड करना स्टार्ट करोगे. नाउ लेट्स सी हम आंसर नंबर 1 कैसे फाइंड करेंगे. हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, हमारी स्टेटमेंट थी कि व्हील इज वन इन्वेंशन दैट हैज अ मेजर इम्पैक्ट ऑन डैश एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. अब क्या एस्पेक्ट है इसका, ठीक है, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ डिड द व्हील हैव on a major impact on, right? We will find some of the keywords at the beginning of the text, और हम देखेंगे कि wheel was very important from material point of view, whereas language made us human. So other inventions, क्या लिखा हुआ है पैसेज में, other inventions, the wheel, agriculture, sliced bread may have transformed our material existence, but the advent of language is what made us human. So हमने क्या देखा, हमने देखा, we see in the text that it transformed मतलब changed our material existence. ये वर्ड क्या है, बॉक्स में आपको गिवन है, राइट? ये वर्ड आपको क्या दिया हुआ है, बॉक्स में दिया हुआ है. सी हियर. So it is given in the paragraph, right? Dash aspects of life. Dash aspects of life means they are talking about material aspects of life. यहाँ पे क्या दिया है, material existence दिया है. तो material existence is like material point of view. So you will get your answer very easily अगर आपने अपने मेन आइडिया को क्या करा है, वहां जाके रीड करा है, उस वर्ड को ढूंढा है, और यहाँ आके क्या करा है, सिनोनिम्स को भी चेक करा है. Now look at the question number 2. जब हम सेकंड क्वेश्चन को रीड करते हैं, no impact has been seen as dash as that of the language. अब जब हमने सेकंड क्वेश्चन को रीड करा, हमें फिर से एक एडजेक्टिव को चूज करना है जो हमें क्या बताएगा कि no other invention has a dash had such a significant, huge और major impact on us. जब हम टेक्स्ट को रीड करते हैं, तब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि लैंग्वेज में क्या दिया और क्या इट इज वेरी सिग्निफिकेंट और नॉट. अब देखो पैसेज में जब हमने रीड करा, कंपेयर टू लैंग्वेज ऑल अदर इन्वेंशंस पेल इन सिग्निफिकेंस, सिंस everything we have ever achieved depends on language and originates from it. So what you can see here is कि यहाँ पे कौन सा वर्ड फिट हो रहा है, वो वर्ड जो आपके मैच कर रहा है गैप से, इट इज फंडामेंटल, राइट? सो आपने जब अपनी लैंग्वेज को, अपने अपने सेंटेंस को दोबारा से रीड करा, तो आपको क्या पता चला कि जब वो लैंग्वेज से कंपेयर कर रहे हैं, ऑल अदर इन्वेंशंस पेल इन सिग्निफिकेंस, कोई इंपॉर्टेंस
उनकी बात हो रही है कि इट इज वेरी सिग्निफिकेंट, एवरीथिंग वी हैव एवर अचीव डिपेंड्स ऑन लैंग्वेज, और वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, उसी के थ्रू ओरिजिनेट होती है. सो अगेन द आंसर हेयर इज फंडामेंटल. यू कैन सी हेयर बॉक्स में आपको ये ऑप्शन गिवन है, राइट. Now let's look at the third one also. Third वाला देखते हैं. Language is very dash yet composed of just a small number of sounds. तो जब हमने third question को देखा, then we can see कि वहां पे आपको एक adverb दिया है yet. तो इसका मतलब वहां पे एक contrast हो रहा है. Even though language is only composed of a small number of sounds, it is a marvelous invention being extraordinary sophisticated. सो इन इट्स ओन राइट ये क्या है, एक टूल है एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोफिस्टिकेशन का, येट बेस्ड ऑन एन आइडिया ऑफ इंगेनियस सिंप्लिसिटी. दिस मार्वलस इन्वेंशन ऑफ कंपोजिंग आउट 25 or 30 sounds, that infinite variety of expression. We now what we have to do, we have to choose an adjective from the list जो क्या describe करे, sophisticated word को describe करे, राइट. सो वो कौन सा वर्ड है जो सोफिस्टिकेटेड को डिस्क्राइब कर रहा है, टू द वेरी सिंपल इज कॉम्प्लेक्स, राइट. सो कॉम्प्लेक्स इज यूज्ड हियर. आप उसको क्या कर सकते हो, पिक कर सकते हो. पहले आपको पैसेज में जाके अपने वर्ड को पिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, चेक करना है. सो sophisticated, a word that is opposite in meaning to simple is कॉम्प्लेक्स. सो वो क्या होता है वहां पे, फिट करता है बिल्कुल. तो आप उसको क्या करोगे, अपने आंसर के लिए चूज कर लोगे, राइट. नाउ हाउ टू आंसर द क्वेश्चन नंबर 4. Language appears to be dash to use, however, its sophistication is often overlooked. अब final question हमारा last, इसमें क्या है, however दिया है आपको, एक adverb दिया है, connector दिया है, जिससे एक statement क्या हो रही है, contrast हो रही है. प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने लैंग्वेज बहुत सोफिस्टिकेटेड पढ़ा था, तो हमने एक एडजेक्टिव, वी नीड टू फाइंड एन एडजेक्टिव जिसका क्या हो, ऑपोजिट मीनिंग हो. बट यहाँ पे हमारा क्या टेक्स्ट में दिया, लैंग्वेज इज फॉरमोस्ट, बट not just because it came first. In its own right, it is a tool of extraordinary sophistication, yet based on an idea of ingenious simplicity. So text में हमने देखा कि word simplicity used हुआ है. आइडिया ऑफ लैंग्वेज क्या है, बेस्ड ऑन स्मॉल नंबर ऑफ साउंड्स है, जो अपेयर क्या दिखता है हमें कि बहुत सिंपल है, बहुत इजी है. हाउ एवर वो रिजल्ट किस में करता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में करता है. तो वर्ड जो फिट करता है सिंप्लिसिटी को, दैट इज इजी, सिंपल फॉर्म, easy form, right? So your answer is easy. Now what we have to do, we have to apply the same kind of strategies to this exercise. हम इस exercise को करने वाले हैं और हम यही वाली strategy अपनी apply करने वाले हैं. सबसे पहले हम अपने questions को read करेंगे. हमें instruction क्या दी है, no more than 2 words. हमें 2 words से ज़्यादा का आंसर नहीं लिखना from the box, ठीक है. Problem of physical access to buildings has now been dashed by technology. Messages are dashed with password not allowing dash to reach someone's else messages. But while individuals are becoming increasingly dash socially by the way they do their job, at the same time, more value being put on. However, email and voicemail have led to dash opportunities for person-to-person communication. अब हमें क्या करना है, अपने वर्ड्स को भी चेक करना है. रिड्यूसिंग ऑफ, आइसोलेटिंग, सिमिलर, ओवरकेम, डेवलप. यू कैन रीड ऑल योर वर्ड्स और फिर हम क्या करेंगे, अपने पैसेज को स्टार्ट करेंगे रीड करना. स्किमिंग एंड स्कैनिंग. फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, द प्रॉब्लम ऑफ फिजिकल एक्सेस टू बिल्डिंग हैज नाउ बीन डैश. क्या कर दिया गया टेक्नोलॉजी के थ्रू, राइट. सो वंस वी स्टार्ट रीडिंग द स्टेटमेंट, द पैराग्राफ, वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट ही बोल रही है, टू कॉम्बैट द कॉन्सिक्वेंट डिफिकल्टी ऑफ एक्सेस टू पीपल एट फिजिकल लेवल वी हैव नाउ डेवलप टेक्नोलॉजिकल एक्सेस. सो कैन आई से कि हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सिमिलर है, right? So to combat is like when you fight against something, when you have a battle or you engage it with something. किस चीज के लिए अब आपको डिफिकल्टी हो रही है, कहाँ के लिए, एक्सेस के लिए, लोगों के फिजिकल एक्सेस के लिए, फिजिकल लेवल के लिए. तो क्या किया गया है, टेक्नोलॉजिकल एक्सेस डेवलप किया गया.
अब हम यहाँ पे जब देखते हैं अपने पैराग्राफ को, द प्रॉब्लम ऑफ फिजिकल एक्सेस टू बिल्डिंग हैज नाउ बीन डैश बाय टेक्नोलॉजी। अब वो पैसेज में आपको क्या दिया है कि यहाँ पे क्या हुआ है, has now been developed, that means अब टेक्नोलॉजिकल एक्सेस बना लिया गया है, राइट उन्होंने बना दिया है टेक्नोलॉजिकल एक्सेस। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रॉब्लम है फिजिकल एक्सेस की, अब वो क्या हो गई है, लुक एट योर आंसर। जब वहां पे वो बोल रहा है कि फिजिकल एक्सेस की जो प्रॉब्लम थी, जो फाइट चल रही थी, वो अब डेवलप हो चुकी है। सो वी कैन से कि यहाँ पे क्या दिया है, अब प्रॉब्लम ऑफ फिजिकल एक्सेस टू बिल्डिंग हैज नाउ बीन डैश बाय टेक्नोलॉजी, राइट। तो हम इसमें क्या आंसर सिलेक्ट करेंगे, डू नॉट गेट कंफ्यूज बाय डेवलप, क्योंकि प्रॉब्लम की बात हो रही है। आपका स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रॉब्लम डेवलप्ड हो गई है टेक्नोलॉजी के थ्रू, या प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है टेक्नोलॉजी के थ्रू। सो द करेक्ट आंसर इज सॉल्व। हम यहाँ पे डेवलप्ड नहीं लिख सकते बिकॉज वहां पे प्रॉब्लम की बात हो रही है। तो जो प्रॉब्लम है फिजिकल एक्सेस की, वो ऑफ बिल्डिंग्स, वो क्या हो चुकी है, अब सॉल्व हो चुकी है। किसके थ्रू हो चुकी है, टेक्नोलॉजिकल एक्सेस के थ्रू, दैट मीन्स टेक्नोलॉजी के थ्रू। So our first answer is solved by technology. Second, messages are dashed with passwords, not allowing dash to read someone. अब messages क्या हैं with passwords? Now next statement is where they are talking about messages. Hmm. So that messages will be passed to and fro, phrase and allow messages to destined for others, and so password as invented. So messages, see, since we must not allow access to messages destined for others, and so the password was invented. अब messages आप नहीं share कर सकते किसी और के साथ. So messages are, now see your options. What are messages? So messages are protected with passwords. ठीक है, मैसेजेस क्या है, पासवर्ड के साथ प्रोटेक्ट कर दिए गए हैं कि आप किसी और को अलाउ नहीं कर सकते। नॉट अलाउइंग डैश टू रीड समवन एल्स मैसेजेस, तो इसका मतलब कोई और लोग क्या है, मैसेजेस को नहीं, नॉट अलाउइंग अदर पीपल, आपका ये रहा ऑप्शन, अदर पीपल टू रीड समवन एल्स मैसेजेस। बट वाइल इंडिविजुअल्स आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली डैश सोशली बाय, अब इंडिविजुअल्स क्या हो रहे हैं इंक्रीजिंगली। Now correspondence between individuals goes from desk to desk and cannot be accessed by colleagues, library catalogs, people can be delivered and received other people's at the press of button, and yet it seems that just as work is isolating individuals more and more. अब वर्क क्या कर रहा है, लोगों को आइसोलेट कर रहा है, अलग कर रहा है, दूर कर रहा है ज्यादा से ज्यादा इंडिविजुअल्स को। सो हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं कि वाइल इंडिविजुअल्स आर बिकमिंग, अब इंडिविजुअल्स क्या हो रहे हैं, दे आर एक्चुअली इंक्रीजिंगली isolating socially by the way, or what, which word you are going to use here. So individuals क्या कह रहे हैं, read the paragraph again and check your answer. So isolating individuals more and more, organizations are any other keyword you can find here. तो लोग क्या हो रहे हैं, आइसोलेट हो रहे हैं, बट आइसोलेट का यहाँ पे कौन सा वर्ड है, बिकॉज वी कैन नॉट यूज आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली आइसोलेटिंग सोशली बाय द वे, इट वोंट बी ग्रामेटिकली करेक्ट। सो आइसोलेट होना इज लाइक दूर दूर हो जाना। सो विच वर्ड विल सूट हियर, कट ऑफ। सो इंक्रीजिंगली कट ऑफ socially by the way, they do their job at the same time, more value is being put on। अब वैल्यू किस पे पुट ऑन हो रही है, अगेन गो बैक टू द पैराग्राफ एंड सी, perhaps organizations are recognizing the advantages of teamwork, perhaps to encourage employees to talk to one another. Yet how can group works in team if possibilities for communication are reduced? How can they work together if email provides a convenient electronic sheet? So अब जो उनका फोकस है वो किस पे जा रहा है, they are actually focusing on what, अब उनका जो मोर वैल्यू है, द मोर वैल्यू इज बीइंग पुट ऑन, अब वो किस चीज पे पुट ऑन कर रहे हैं, टीम वर्क पे, राइट।
ऑर्गेनाइजेशंस आर रिकॉग्नाइजिंग द एडवांटेजेस ऑफ टीम वर्क। अब वो किस पे वैल्यू पुट कर रहे हैं, वो टीम वर्क पे काम कर रहे हैं। However, email and voicemail have led to dash opportunities. अब ईमेल और वॉइसमेल से आपको कौन सी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है? See here, if emails provide a convenient electronic shield behind which blurring of people and private can be exploited by less scrupulous, if voicemail walls up messages behind a password, if I can't leave a message on my colleague's desk because his office is locked. So that means अब possibilities क्या है communication की, reduce हो रही हैं. So that means email और voicemail उनसे क्या कर रहे हैं, opportunities कम हो रही हैं, right? Reduce हो रही हैं. तो reduce का यहाँ पे कौन सा similar word दिया है, decrease in. So email and voicemail have led to decrease in opportunities. उनकी वजह से opportunities क्या हो गई हैं, कम हो गए हैं, right? So you can check your answers here and try to complete this exercise afterwards also. If any doubts, you can write in the comment sections later on. You can see the explanation also on my screen. Moving forward, let's talk about diagram labeling completion. Diagram labeling क्या होता है? In diagram labeling, a paragraph and a diagram will be given. आपको एक paragraph और diagram दिया जाता है जिसमें आपको क्या करना होता है, डायग्राम के पार्ट्स को लेबल करना होता है, कैसे अपने पैसेज को रीड करके। इसमें आपकी चैलेंजिंग थिंग ये होती है कि आपको कुछ यू मे फाइंड इट चैलेंजिंग, मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चंस ये वाले जो होते हैं कुछ स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजिंग होते हैं, बट जो टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ उससे आप क्या कर पाओगे, इन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे। सो इन दिस, इसमें क्या होता है, एक डायग्राम होता है जो एक्सप्लेन करता है कुछ भी साइंटिफिक या नेचुरल प्रोसेस को, और या फिर कोई स्ट्रक्चर होता है लिविंग या नॉन लिविंग थिंग का। आपका टास्क क्या होता है कि आपको स्पेसिफिक पार्ट्स जो है डायग्राम के उसको फिल करना है वर्ड्स के थ्रू, जो कि आप अपने टेक्स्ट में से लेते हो, राइट? सो इसमें मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ टिप्स, स्ट्रैटेजीज जो आपको क्या करेंगी, हेल्प करेंगी। फर्स्ट, इन द डायग्राम यू शुड नोटिस कि वेरियस कंपोनेंट्स और अरेंजमेंट्स क्या दिए हुए हैं। करेक्ट इंटरप्रिटेशन होना बहुत जरूरी है। अगर वो एक प्रोसेस डायग्राम है तो आप नोटिस करो कि एरोस कहाँ जा रहे हैं, एरो से आपको प्रोसेस पता चलेगा। और साथ साथ आपको क्या करना है, आपको वर्ड्स देखने हैं जो क्या हो, ब्लैंक से रिलेटेड हो, मोस्टली पिक फ्रॉम द टेक्स्ट एंड रीवर्डेड होते हैं, कुछ क्या होते हैं, रीवर्डेड होते हैं, इनके सिनोनिम्स आपको मिलते हैं, राइट? लेबल्स को रीड करो अच्छे से जो आपको दिए गए हैं, बिकॉज उसी से आपको हेल्प मिलने वाली है। यू मे फाइंड आंसर्स इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डायग्राम ऑल्सो, आपको आंसर्स जो है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। बिफोर यू आंसर अ क्वेश्चन हमेशा अपना एक कीवर्ड रखो, ट्राई टू फाइंड दैट कीवर्ड इन द पैराग्राफ और उसे हाईलाइट करो। इजियर क्वेश्चंस को पहले कंप्लीट करो ताकि आपको और टाइम मिल जाए डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है? आंसर्स मे नॉट बी इन प्रोग्रेसिव ऑर्डर, कभी कभी वो प्रोग्रेसिव ऑर्डर में नहीं होते हैं। लुक एट द पार्ट्स टू बी लेबल्ड एंड डिसाइड करो कि कौन सी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आपको चाहिए अपने ब्लैंक के लिए। कीप योर सेल्फ काम, पे अटेंशन टू द कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम, कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम पे फोकस करो, अंडरलाइन करो, समझो लिंक को कि डायग्राम और क्या लेबल करना है आपको और कैसे आप अपने ब्लैंक्स करेक्टली फिल करने वाले हो, राइट? सो ये है एक एक्सरसाइज, अ पैसेज इज ऑन माय स्क्रीन। आफ्टर दिस पैसेज यू विल सी अ डायग्राम। अब ये डायग्राम क्या है, इट शोज हाउ कॉपर सल्फेट कैन बी मेड यूजिंग सिंपल लेबोरेटरी इक्विपमेंट। कैसे कॉपर सल्फेट बनता है लेबोरेटरी में। सो आपको लिखने हैं नो मोर देन 3 वर्ड्स एंड और अ नंबर फ्रॉम द पैसेज, आपको लेबल करना है। सो सबसे पहले आप देखो इस पिक्चर को आप एनालाइज करो, डायग्राम को। फर्स्ट सी द फर्स्ट वन इज हियर, रिएक्शन के पास आपको फर्स्ट ब्लैंक दिया है, कंसंट्रेशन के पास आपको सेकंड दिया है, देन देयर इज अ चार्ज जिसमें आपको थर्ड रिप्रेजेंट हो रहा है, देन देयर इज अ ट्यूब जहाँ पे आपको फोर्थ फनल में दिख रहा है, फिफ्थ इज बिलो हेयर नीचे, एंड द सिक्स्थ वन इज आल्सो हेयर। सो आपको एरोस के साथ रिप्रेजेंट भी किया हुआ है। तो आपको प्रोसेस के बारे में चेक करना है, ये प्रोसेस है तो इट विल बी इन ऑर्डर मोस्टली, ठीक है? जो आपकी प्रेजेंटेशन होगी वो आपको वन बाय वन जाके चेक करनी है, राइट?
एनालाइज दिस पिक्चर वेरी केयरफुली, उसके बाद हम इसे क्या करने वाले हैं, सॉल्व आउट करने वाले हैं, राइट। तो अब हम अपने पैराग्राफ को क्या करेंगे, रीड करेंगे साथ साथ। अब फर्स्ट स्टेज क्या है, देखो, इट इज स्टार्ट रीडिंग एंड ऑलवेज diagrams answer will be in the one paragraph, you need not to look here and there, most of the answer will be in the same paragraph. Now let's read it. It is essential when conducting this experiment to wear safety goggles. The experiment is divided into 4 sections. The first, the reaction stage, is when a glass beaker is placed on the top of a tripod and 20 centimeter of dilute sulfuric acid poured into it. The acid is then heated. When it is almost boiling, a small quantity of copper oxide powder is added to the beaker. The mixture is then stirred with a glass spatula until the copper oxide has dissolved. This process is then repeated until 1 gram of powder has been added to sulfuric acid. The heat is then removed from the beaker and solution allowed to cool. The second stage is the filtration stage, as the name suggests. So the second stage is, as the name suggests, whereas a filter and a conical glass are used to remove any copper oxide. अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि first is a reaction and the second stage is the filtration stage. So the second is here filtration. ठीक है, second वाला stage कौन सा है, filtration का है. उसके बाद concentration हमें दिया है, concentration and then second. अब हम next read करने वाले हैं. A clear copper sulfate solution will be left. The third stage is where the heat is applied to the copper sulfate solution in order to concentrate the solution, the concentration stage. अब हमारी ये क्या आ चुकी है, ये हमारी थर्ड स्टेज है कंसंट्रेशन की. उसके बाद हमें क्या करना है, कंसंट्रेशन स्टेज के बाद हमें दिया गया है final crystallization stage happens when the solutions begins to cool and a proper copper sulfate crystallize start to form. अब यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, फाइनल क्रिस्टलाइजेशन स्टेज स्टार्ट हो रहा है, तो आपको चेक करना है लास्ट वाला क्या है, क्रिस्टलाइजेशन है, राइट. तो द सेकेंड वन इज क्रिस्टलाइजेशन. सेकेंड क्या है, क्रिस्टलाइजेशन. अब थर्ड वाला देखिए, इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपको रिप्रेजेंट भी करा है नीचे एट 20 सेंटीमीटर dilute sulfuric acid, right. हम देखो, जब हमने इसको हीट करा, जब हम नीचे प्रोसेस को अब रीड करेंगे, सो इसको रीड करते हुए हमें क्या चेक करना है कि जब हमने रिएक्शन वाला स्टेज करा था, तो रिएक्शन वाले स्टेज में क्या हो रहा था, क्या नीचे, यस, इस बीकर में क्या डाला गया है, एट 20 सेंटीमीटर से अबव हम इसको रीड करेंगे फर्स्ट वाली स्टेज में. देखो, acid is then heated. When it is almost boiling, a small quantity of copper oxide powder is added to the beaker. That means कि यहाँ पे क्या ऐड किया गया है, यहाँ पे क्या ऐड किया गया है, देखो, जब हमने रिएक्शन किया तो इसमें यहाँ पे क्या दिया गया है, these are the थ्री स्टेजेस आपको बताइए. फर्स्ट वाला रिएक्शन, रिएक्शन में आपने नीचे क्या डाला है, हीट करते टाइम बीकर के अंदर आपने डाला है कॉपर ऑक्साइड पाउडर, राइट, स्मॉल क्वांटिटी में. अब आप फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ वाला जब आप यहाँ पे रीड करोगे कंसंट्रेशन की स्टेज में, सेकंड स्टेज में जब आप उसको रीड कर रहे हो, the process is then repeated until 1 gram of powder has been added to sulfuric acid. The heat is then removed. Second stage is the filtration stage, जहाँ पे क्या होता है, आपका filter and conical flask use किया जाता है to remove any copper oxide that has not been created. A clear copper sulfate solution will be left in the glass dish. तो आपका जो ये जो फोर्थ वाला है, ये क्या होगा, पहले आपने क्या करना है, रिमूव करना है कॉपर ऑक्साइड को. दैट मीन्स ये जो फोर्थ वाला है आपका क्या है, इसमें आप इसको क्या कर रहे हो, फिल्टर कर रहे हो. तो फोर्थ वन इज द रिमूव कॉपर ऑक्साइड. और उसके बाद जो आपका फिफ्थ जो एंड बचेगा, वो क्या बचेगा, कॉपर का सल्फेट सॉल्यूशन एज पर द सेकेंड स्टेज के अकॉर्डिंग, राइट. और आपकी लास्ट
नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिफ्थ और सिक्स्थ की बात। फिफ्थ की बात हो गई, सिक्स्थ की बात करते हैं। फाइनल स्टेज जो हमारी थी वो थी क्रिस्टलाइजेशन की। अब जब क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो लास्ट में हमारे पास नीचे क्या बच रहा है? लास्ट क्रिस्टलाइजेशन की स्टेज में सॉल्यूशन begins to cool and pure copper sulfate crystals start to form. So that means जो लास्ट वाली क्रिस्टलाइजेशन में जो लास्ट रिप्रेजेंटेशन है, इसमें आपको क्या दिख रहे हैं? ये क्रिस्टल दिख रहे हैं। तो these are called as copper sulfate crystals. Try to attempt this exercise afterwards also, and you will be able to find all the answers and you can see the explanation also. आप explanation भी देख सकते हो और answers भी देख सकते हो। यहाँ पे there are 3 stages और 3 stages को कैसे आंसर्स को फाइंड किया गया है। लेट्स मूव टुवर्ड्स नोट्स कॉम्पिलेशन। नोट्स कॉम्पिलेशन क्या होते हैं? नोट्स कॉम्पिलेशन, दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जब आपको आंसर करना होता है क्वेश्चंस को अपने वर्ड लिमिट में, राइट? यहाँ पे आपके पास टाइम कम होता है बिकॉज आपको यू हैव टू बी लिटिल क्विक हियर। ये आइल्स का एग्जाम है, 60 मिनट्स में आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं। आपको सेट ऑफ कंप्लीट नोट दिया हुआ है पैसेज में से, आपको क्या करना है? आपको नोट्स को फिल करना है, कंप्लीट करना है। कहाँ से? अपने पैसेज में से वर्ड्स को फाइंड आउट करके। नोट कॉम्पिलेशन कभी कभी टाइम कंज्यूमिंग होता है बिकॉज यू विल नॉट गेट इनफ इंफॉर्मेशन। आपको कभी कभी इंफॉर्मेशन ठीक से नहीं मिलती, राइट? या आपकी टाइमिंग उस अकॉर्डिंग नहीं होती प्रॉपर। सो आपको यहाँ क्या करना है, ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आपको जो पैसेज दिया है, अपने पैसेज को रीड बाद में करना है। पहले अपने क्वेश्चंस को रीड करके अपनी वर्ड लिमिट को ध्यान रखें और फिर अपने वर्ड्स को क्या करें? पिक करें। कभी कभी ऐसा पॉसिबल होता है कि आंसर जो होते हैं वो सेम ऑर्डर में नहीं होते टेक्स्ट में, राइट? सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड योर नोट्स वेरी केयरफुली, राइट? इन नोट कॉम्प्लेशन यू विल बी गिवन सेट ऑफ इनकम्प्लीट नोट्स। आपको इनकम्प्लीट नोट मिलेंगे, आपको उनको कंप्लीट करना है इन्फॉर्मेशन से। यू आर रिक्वायर्ड टू चूज एप्रोप्रिएट वर्ड्स, आपको ढूंढने हैं पैसेज में से। नोट कॉम्प्लेशन सिमिलर होता है टेबल ऑफ फ्लो चार्ट की तरह, तो आंसरिंग प्रोसेस भी थोड़ा सेम रहता है। बट इनकम्प्लीट नोट्स में आपको सेम ऑर्डर नहीं आता पैसेज का, तो इसलिए थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। इंस्ट्रक्शंस को आपको ध्यान रखना है ताकि आप कोई एरर्स ना करो। कभी भी मेंशन वर्ड लिमिट से ज्यादा अपने आंसर्स को नहीं लिखना, आपके मार्क्स रिड्यूस हो जाएंगे। हेडिंग, सब हेडिंग, इनका ध्यान रखो, ये आपको पैसेजेस में हेल्प करती है। हेडिंग्स और सब हेडिंग गिवन इन द इनकम्प्लीट नोट से आपको क्या होता है? आपको रेलेवेंट आइडिया मिल जाता है कि आपको पैसेज में कहाँ ढूंढना है, राइट? रीड द पैसेज एंड क्वेश्चंस विद utmost attention I would say, क्योंकि आपका आंसरिंग प्रोसेस तभी इजियर होगा। अंडरलाइन करो इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, इनकम्प्लीट नोट्स को चेक करो, आइडेंटिफाई करो अपने की इंफॉर्मेशन को। डू नॉट चेंज द वर्ड फ्रॉम द पैसेज। कभी भी आंसर करते टाइम अपने वर्ड को चेंज नहीं करना, एग्जैक्ट वर्ड को ही लिखना है। ग्रामेटिकल एरर्स को चेक करो, ग्रामर को चेक करो, नहीं तो आपके आंसर्स फिर रॉन्ग हो जाएंगे और आपके मार्क्स रिड्यूस हो जाएंगे, राइट? नाउ व्हाट आर द स्किल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर रीडिंग नोट कॉम्प्लीशन क्वेश्चंस? कि आप इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से रीड करो। माइंड शुड बी इन क्लैरिटी व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चंस, आपको हेल्प होती है इससे बहुत ज्यादा। टाइम मैनेजमेंट आपको करना आना चाहिए। अगर आप टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स नहीं है आपके अंदर तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, आप अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे और अपने आंसर्स को नहीं फाइंड आउट कर पाओगे। एबिलिटी टू स्पॉट आउट द रेलेवेंट पोर्शन, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इस टेक्स्ट में है। हेयर एंड देयर आपको पैराग्राफ में नहीं मूव करना, सिर्फ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन के लिए फाइंड आउट करना। Now what are the challenges is because sometimes you will be in hurry to find out the answers, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते प्रॉपर कीवर्ड्स को। चेंजिंग द वर्ड फॉर्म, अगर आपने वर्ड की फॉर्म को चेंज कर दिया तो भी आपका आंसर क्या होता है? गलत हो जाता है। और आपको या फिर सिनोनिम्स नहीं पता अपने वर्ड्स के, तो भी आप क्या करते हो? आंसर्स को फाइंड आउट नहीं कर पाते, राइट? सो हियर इज द पैसेज ऑन माय स्क्रीन, आप पैसेज देख सकते हैं एंड नेक्स्ट आई विल बी शोइंग यू सम ऑफ द नोट्स। तो यहाँ पे आपको नोट्स कंप्लीशन दिया हुआ है। नो मोर देन 2 words है फ्रॉम द पैसेज फॉर ईच आंसर। डैश इज एन एलिमेंट ऑफ सेवरल रिलीजन प्रैक्टिसेस, तो यहाँ पे सेवरल रिलीजन्स की बात हो रही है, कौन सा वो एलिमेंट है। सेकेंड इज फास्टिंग हैज बीन साइंटिफिकली प्रूवन टू प्रोवाइड एनॉर्मस, फास्टिंग साइंटिफिकली प्रूवन है कि वो क्या प्रोवाइड करता है।
डिटॉक्सिफिकेशन एक नेचुरल प्रोसेस है टू रिमूव और न्यूट्रलाइज, रिमूव करने के लिए या न्यूट्रलाइज करने को, किस चीज के लिए? एक्सेस ग्लूकोज एंड डैश वर नॉट यूज फॉर एनर्जी और ग्रोथ। अगर एक्सेस ग्लूकोज है एंड समथिंग एल्स, क्या है वो? वर नॉट यूज फॉर एनर्जी और ग्रोथ, उनको नहीं यूज किया जाता एनर्जी और ग्रोथ के लिए। बेस्ट एडवांटेज ऑफ फास्टिंग इज द विजिबल डैश प्रोसेस। बेस्ट एडवांटेज क्या है फास्टिंग की? Fasting also results in sense of rejuvenation and a longer dash. अब fasting किस चीज में result करता है? Longer dash, you need to find out that. We'll be reading the paragraph now and it will be helping you out to find out the answer. So first question says dash is an element of several religion practices. So in the very first statement, we can see that fasting is an element of several religion practices, religions that are okay, Islam, Judaism, Christianity, right? So we got our first statement, fasting. Fasting has been scientifically proven to provide enormous dash. Scientifically, क्या provide करता है? Now, when I was reading my paragraph, I came across fasting has been scientifically proven to provide enormous health benefits. So answer is here, health benefits. Third one, detoxification is the natural process to remove or neutralize. So I'll be looking for detoxification. May detoxification, yes, ये रहा detoxification for the body. It is a natural process of colon, liver, kidneys, lung, lymph glands, and skin to eliminate or neutralize. तो ये क्या करता है? Eliminate करना is like reducing, neutralize करना किसको neutralize करता है? Toxins को neutralize करता है. Excess glucose and dash were not used for energy or growth. Excess glucose और एक और चीज क्या है जिसको नहीं यूज किया जाता एनर्जी और ग्रोथ के लिए? So I'll be looking for excess glucose. हाँ, here I got it. Excess glucose and carbs were not used for energy or growth. So carbs is the correct answer. The best advantage of fasting is the visible dash process. अब best advantage क्या है fasting का? I'll be looking at the best advantage of fasting. I guess it is not here. Maybe we'll, yeah, very first statement. Another well-known advantage of fasting is the visible healing process that occurs in the body. So वो क्या है? Best visible healing process है. So we got the answer, healing. Fasting also results in sense of rejuvenation and a longer. अब fasting किस में result करता है? I'll be looking for my sense of, yes, I got it here. Fasting also results in cells of rejuvenation and a longer lifespan. So I got my last answer, lifespan. You have to be quick in finding your answer because see आपके पास 60 minutes हैं और 40 question के आपको answer find out करने हैं और अपने answer sheet में लिखने हैं. अगर आप ये प्रोसेस स्लोली करते हो, यू आर नॉट मैनेजिंग योर टाइम, आपको कभी भी आंसर इजीली नहीं मिलेगा और यू विल बी रनिंग आउट ऑफ टाइम, राइट? आई होप इट वाज एन इंफॉर्मेटिव सेशन. आप अपने आंसर्स को, अपने एक्सप्लेनेशन को यहाँ पे चेक कर सकते हो. ट्राई टू फाइंड आंसर्स क्विकली. जितना जल्दी आप अपने कीवर्ड्स के थ्रू, अपनी स्कैनिंग के थ्रू आंसर्स को फाइंड आउट करते हो, आपके लिए इजी हो जाता है अटेम्प्ट करना. बट इफ यू विल रन आउट ऑफ टाइम, you will never get more marks here, right? So be quick in finding the answer. अपनी reading skills को sharp करो, अपनी skimming and scanning को sharp करो, right? And if you like our application, please share it with others also. अगर आपको हमारे live sessions अच्छे लगते हैं, अपने friends के साथ, family, anybody who is planning to appear for exam, help करो उनके साथ, right? और हमारी फ्री एजुकेशन कैंपेन को ज्वाइन करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो and subscribe it on the YouTube channel also. अगर आपने लाइव सेशन देखा है तो आप अपनी वैल्यूएबल फीडबैक भी डाल सकते हैं कमेंट सेक्शन में, स्टार रेटिंग भी दे सकते हैं. इट विल हेल्प मी टू इम्प्रूव ऑल्सो एंड गिव्स मी मोटिवेशन कि मैं और अपकमिंग सेशंस के साथ आऊँ और न्यू कंटेंट आपके लिए, आपको हेल्पफुल होगा इससे, राइट? एंड यू विल बी एबल टू क्रैक IELTS. Thank you so much for watching our live session number 10. And if you're new to this channel, please go back and watch all those sessions. Thank you so much. We'll be meeting in the next session now. Bye. Take care.